Hello, welcome to my channel. Today we will start part 2 of research aptitude and लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था रिसर्च के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी और ये सारे टॉपिक्स जो है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर हम अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, कि कितने टाइप की रिसर्च होती है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन, रिसर्च के मेथड्स क्या हैं। लेकिन इस पार्ट में जो है ये वाला अप्रोचेस ऑफ रिसर्च जो है मैंने डिस्कस नहीं किया है। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने सिर्फ ये 2 चीजें ही कवर करी हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो मैंने अवॉइड किया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ रिसर्च, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले हम देख लेते हैं डाटा। डाटा को जान लेते हैं कि डाटा कितने टाइप का होता है। डाटा आपका जो कि हमें रिसर्च के लिए जो जरूरत होती है, जिस डाटा की जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, तो वो कितने टाइप का होता है। वो होता है आपका क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा क्या होगा? जो कि बेस्ड ऑन द नंबर्स, जो कि नंबर्स पे बेस्ड होगा। ले लो, गाजर ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो। तब परेशान कर दिया सब्जी वालों ने। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। क्या करें, हम नॉइज को अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, कितना ही कुछ कर ले, कहीं ना कहीं से नॉइज आई जाती है। चलो हम कहाँ थे? डाटा। डाटा दो टाइप का है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा होगा आपका जो कि नंबर्स पे बेस्ड होगा एंड इट इज बेस्ड ऑन द डाटा एंड मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर पॉपुलर होगा। जबकि क्वालिटेटिव डाटा जो है वो आपकी स्टेटमेंट्स कवर करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव डाटा। ये सब्जेक्टिव होगा और इसमें हम जो है दूसरों का ओपिनियन या डिजायर्स हम ये जो है लेते हैं लोगों का, और ये जो है एक डाटा फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। जबकि ये ऑब्जर्वेशन पे, इंटरव्यू पे, टेक्स्ट पे, इमेजेस पे ये डाटा जो है प्रेजेंट होता है। कवरेज, दैट मीन्स रिसर्च दो टाइप की है आपकी। एक तो है माइक्रो लेवल पे रिसर्च और एक है मैक्रो लेवल पर रिसर्च। ठीक है, अब मैक्रो लेवल क्या होगा? जिसमें कि हम स्टडी ऑफ होल, जिसमें हम इसमें जो रिसर्च है इट इज एट लार्जर लेवल। रिसर्च जो है लार्जर लेवल पर होती है, इट इज अ स्टडी ऑफ होल, इसमें सब कुछ हम पढ़ते हैं। माइक्रो लेवल क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ पार्ट, जो भी होल है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, इट इज रिसर्च एट स्मॉल लेवल। अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन। थ्री टाइप्स की रिसर्च है, एक तो है बेसिक, एक है अप्लाइड और एक है एक्शन। वन बाय वन देख लेते हैं। बेसिक जो होता है इसमें मेन एम क्या होता है कि डिस्कवर करना है न्यू नॉलेज को। देखो आगे देखो, बेसिक रिसर्च क्या होती है। बेसिक रिसर्च एक फंडामेंटल रिसर्च है जिसमें जो कि बेसिक है, थियोरेटिकल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसका जो मेन एम है वो ये है कि नई नॉलेज को डिस्कवर करना है, नॉलेज को ही आगे बढ़ाना है, जिसमें कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये क्यूरोसिटी पे बेस्ड होती है। बेसिक रिसर्च है, इसका एम क्या होता है कि मैन की, इंसान की नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, इसकी वाइड यूटिलिटी होती है और ये जो होती है इसमें क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट जो है इंसान का वो रोल प्ले करता है ज्यादा। ये जो है इमीडिएट सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा डायरेक्टेड नहीं होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की जगह तरफ जो ज्यादा डायरेक्टेड नहीं होती है। जबकि इसमें क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जो है वो, क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट जो है वो रोल प्ले ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम इसमें क्वेश्चंस उठाते हैं कि कैसे जो है अमेरिका, जो है हाउ अमेरिका वाज फाउंड, कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है किसके बने हुए होते हैं। या फिर और क्वेश्चंस हम जो क्यूरियोसिटी से आते हैं, जैसे कि जो लाल गुलाब है वो लाल ही क्यों दिखाई देता है, स्काई जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक जो आपकी जो क्यूरियोसिटी है उस पे ही बेस्ड जो है इसमें क्वेश्चंस हम पूछते हैं। ठीक है, और इसका इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने की हम कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये उसकी तरफ डायरेक्टेड नहीं होती है। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो होती है इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसकी नैरो यूटिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है साइंस की उस पे जो है ये डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है और रिसर्च जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें क्या है, सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ये इस तरह से डिजाइंड होता है कि हम सॉल्यूशंस ढूंढें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का। रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स।
ये जो है इट इज़ यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू एवरीडे प्रॉब्लम्स, जो हमारी जो डेली उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये क्वेश्चंस को उसकी जो सॉल्यूशंस हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है? जैसे कि बीमारी अभी कोरोना स्प्रेड हुआ था, तो वो क्यों स्प्रेड हुआ था, हाउ? उसपे ये रिसर्च है कि भई हम उसके सॉल्यूशंस ढूँढेंगे, ठीक है? और उसके लिए जो है नई-नई जो है न्यू इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो सॉल्यूशंस हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, डेवलप करेंगे उसको क्योर करने के लिए। और ये एक साइंटिफिक मेथड है इंक्वायरी का, ठीक है? अब बेसिक डिफरेंस क्या है जो आपका बेसिक रिसर्च और एप्लाइड रिसर्च में, वो ये है कि बेसिक रिसर्च में हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे पास डिज़ायर होती है। बेसिक रिसर्च में डिज़ायर होती है, डिज़ायर टू नो, ठीक है? क्यूरियोसिटी होती है उसमें कि जानना है हमें कि ऐसा क्यों है? लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होती है, इसमें हम कुछ करने की इच्छा होती है, इसमें डिज़ायर होती है, डिज़ायर टू डू समथिंग। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, ध्यान से सुन लो। बेसिक रिसर्च में हमें जानने की इच्छा होती है, डिज़ायर टू नो, एंड अप्लाइड रिसर्च में हमारे पास इच्छा होती है कुछ करने की, डिज़ायर टू डू समथिंग। ये आपका अप्लाइड रिसर्च का है और ये आपका बेसिक रिसर्च का है, ठीक है? ये चीज़ याद रख लेना। आते हैं एक्शन रिसर्च पर। तो एक्शन रिसर्च में आप देखोगे इसका मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें हम करेंगे और सीखेंगे। इसमें क्या है, ये जो टर्म है ये किसने कॉइन करी थी? इट वाज़ फर्स्ट कॉइन्ड बाय कुर्ट लेविन इन 1940s, लेकिन इसको ओरिजिनेट किसने किया? स्टेफन एम कॉरे ने, ठीक है? सो एक्शन रिसर्च जो है ये प्रैक्टिकल है नेचर में, इट इज़ प्रैक्टिकल इन नेचर, नॉट थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है और जो प्रैक्टिशनर होता है वो इन्वेस्टिगेट भी करता रहता है और इश्यू को सॉल्व भी करता रहता है साथ-साथ। दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। इसमें क्या करेगा टीचर जो है, इसमें क्या करेगा, 2 काम साथ-साथ करेगा। एक तो वो इन्वेस्टिगेट तो कर ही रहा है प्रॉब्लम को, साथ-साथ इश्यू को जो है वो सॉल्व भी करता रहता है, ठीक है? डायग्नोज़ भी कर रहा है और साथ-साथ सॉल्व भी कर रहा है। तो इसका पर्पस क्या है कि ये सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, ये इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है और एक्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं जो हमारे चल रहे हैं, वो उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है एक्शन रिसर्च से। तो एक्शन रिसर्च जो है अकॉर्डिंग टू स्टेफन एम कॉरी, वो ये कहता है कि एक्शन रिसर्च इज द प्रोसेस बाय व्हिच जो टीचर्स हैं दे अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवैल्यूएट देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। एक्शन रिसर्च अब ये है क्या? इट इज हाईली अडेप्टेबल। एक्शन रिसर्च को हम हाईली अडेप्टेबल है, इसको हम जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इमीडिएट सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है? जो भी टीचर्स को चाहिए, और इमीडिएट एंड एक्शनेबल पाथ है सॉल्विंग इशू। एक्शन रिसर्च का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हमें कोई डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए हमें स्कूल में फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्शन रिसर्च प्लान बनाएँगे, जिसमें कि देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो व्हीलचेयर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? आने-जाने में और उनके लिए जो है सही तरीके से जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं या नहीं है। रैंप्स वगैरह हो गए या कितना उनको टाइम लगता है, कोई रैंप को क्लासरूम तक जाने में। तो आफ्टर द इन्फॉर्मेशन वाज़ कलेक्टेड, जब जब हम इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर लेंगे इससे रिलेटेड, स्टूडेंट से ही पूछेंगे हम, उनको कितना टाइम लगता है रैंप्स तक पहुँचने में, या उनको क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या-क्या चीज़ें हम जो है आगे ऐड कर सकते हैं फैसिलिटीज़ में। बच्चों से ही हम राय लेंगे, पूछेंगे। तो और वो जो सजेशंस हैं, बच्चों से लिए गए जो सजेशंस हैं, या खुद का भी दिमाग चला के, तो हम सारे के सारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है वो सजेशंस हम पहुँचा सकते हैं। तो ये हो गया एक्शन रिसर्च का एग्ज़ाम्पल, जिसमें कि हम क्या-क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसी वक़्त इमीडिएट एक्शंस जो हैं वो लिए जाएँगे टीचर्स द्वारा, ठीक है? और जो वो है प्रिंसिपल द्वारा। तो पर्पस क्या हो गया इसका? इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और एक्जिस्टिंग सिस्टम्स को ये जो है आइडेंटिफाई करता है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि एक्शन रिसर्च में क्या-क्या हो रहा है कि पहले हमने एक प्लान डिवाइस करा, कि हम कोई प्लान बनाते हैं, ठीक है? और उसको फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट में लेके आते हैं उस प्लान को। ठीक है? उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है? उसको कलेक्ट करेंगे, उस डाटा जो है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और फिर रिफ्लेक्ट एंड शेयर करेंगे।
फिर रिफ्लेक्ट एंड शेयर, अगर जो है आपका जो है सॉल्यूशन अगर उसका मिल गया है तो ठीक है, वरना हम फिर से जो है प्लान को हम रिपीट करेंगे। अच्छा, इसमें एक डिसएडवांटेज भी है एक्शन रिसर्च में कि वो ये है कि रिसर्च जो है उसके बायस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिसर्च के मेथड्स हैं, 3 तरह के मेथड्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वन बाय वन देखते हैं जल्दी-जल्दी मेथड्स ऑफ रिसर्च, हमने 3 ही इसमें डिस्कस किए हैं मैंने। हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि किस बारे में बताता है कि सबसे पहले तो ये देख लो आप कि सबसे पहले तो आप ये देख लो हिस्टोरिकल रिसर्च में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन डाले हुए हैं कि कैसे फिलॉसफी और रिलीजन जो है वो सोसाइटी को शेप कर रही है, करती आई है। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन हिस्टोरिकल रिसर्च से। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, फिलॉसफी और रिलीजन कितना पुराना है और वो सोसाइटी को कैसे शेप करती आई है। ठीक है, ये हिस्टोरिकल रिसर्च का क्वेश्चन है। तो दलित जो थे उनको एजुकेशन, पहले टाइम पे एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका उसका, क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च का, कि हम हिस्ट्री में जाके हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हम देख दलित जो थे पहले अलाउड क्यों नहीं थे एजुकेशन लेने के लिए। और थर्ड क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है कि जो है वुमेन का जो है, हाउ डिड द रोल ऑफ द वुमेन चेंज, वो वुमेन्स का जो है रोल कैसे चेंज हुआ विद द एडवेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो है वुमेन्स का जो है रोल कैसे चेंज हुआ, तो ये भी एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को लेके हम जो है आगे स्टडी करते हैं कि द सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, जो एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है ये, और इवैल्यूएशन ऑफ डाटा जो कि डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है एंड अंडरस्टैंड करता है द एक्शंस और इवेंट्स दैट अकर्ड सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में जो चीजें हो चुकी है उसके आधार पर जो है ये एक अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि जो करंट और क्लियर पर्सपेक्टिव जो है ये हमें देता है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसको जानने के लिए जो है हमें हिस्टोरिकल रिसर्च करनी ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है हिस्टोरिकल रिसर्च? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो हम जो है हम चीज़ों को कैसे समझेंगे? अभी जो हमारा करंट सिनेरियो है उसको हम कैसे समझेंगे अगर हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी। तो ताकि हम जो है फ्यूचर को कंट्रोल कर सकें, उसको प्रेडिक्ट कर सकें, इसलिए हमें पास्ट जानना ज़रूरी है। और देखो, अभी इसमें देखोगे पॉइंट कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हम प्रेडिक्शन कर सकें। प्रेज़ेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेज़ को जो अभी चल रही हैं और पॉलिसीज़ जो चल रही हैं फुली, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्ट्री में जाके झाँकना ज़रूरी है। ठीक है? कि पहले जो थी हमारी सोसाइटी में क्या-क्या थी, पॉलिसीज़ क्या थी और किस तरह से जो था एक स्टेटस था एजुकेशन का हमारे देश में, वुमेन्स का, दलित्स का, सबका हमें पता होनी चाहिए हिस्ट्री। ये एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड नहीं होती, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड होती है, जो कि रिपीट नहीं की जा सकती। देखो, अब हम हिस्ट्री में जो हो चुका वो हो गया। अब हम उसको रिपीट तो नहीं कर सकते, है ना? लेकिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस जो डाटा जो हमें मिला है, जो हमें उससे हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जो है हिस्ट्री जो हो चुकी है, जा चुकी है, उसपे हम दोबारा नई नई हिस्ट्री तो नहीं बना सकते ना, उसपे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है। अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इट इज़ ओनली द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैक्ट्स। अ, ये सिर्फ फैक्ट्स और डाटा का एक्यूमुलेशन है और एंड इट इज़ फ्लोइंग एंड वाइब्रेंट। आप देखोगे, अच्छा, हिस्टोरिकल रिसर्च के पर्पसेस क्या हैं कि हम पास्ट को जो है थोड़ा-सा रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है? उसके डाटा को देखते हुए, और जो अननोन इवेंट्स जो हैं हम उसको डिस्कवर कर सकें, उसको जानेंगे तो ही डिस्कवर कर पाएँगे। और उसकी जो इवेंट्स जो पास्ट में बीत चुके हैं उसकी सिग्निफिकेंस को हम समझ सकें। और जो सवाल जो पास्ट में जो थे, जिनके बारे में जो सवाल थे, उनको जानने के लिए, उनके सॉल्यूशंस को ढूँढने के लिए हमें पास जानना ज़रूरी है। ठीक है? कि ऐसा था तो क्यों था? उसको जानने के लिए हमें पास जानना ज़रूरी है कि ऐसा है तो क्यों है? उसके पीछे का रीज़न हमें पास में जाके देखना पड़ेगा, उसको रिसर्च करना पड़ेगा और उसका कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हम ताकि समझ पाएँ कि ऐसा है तो क्यों है? जो आज की डेट में है, जो इफ़ेक्ट ये हो रहा है, वो क्यों है? तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हमें जानना है। और past can often help us to get a better perspective about current events, और जो करंट इवेंट जो भी हमारे चल रहे हैं तो पास्ट उसमें हमें हेल्प करता है ताकि हमारा पर्सपेक्टिव जो है करंट इवेंट्स को लेके बायस ना हो, हम जो है
उसको स्टडी करके हम ठीक से अच्छा डाटा जो है, एक सेंसिबल डाटा जो है प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इसमें क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कि फिर उसके बाद हाइपोथेसिस देखेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ये इसलिए है प्रॉब्लम, ठीक है? हम अपने आप से बनाएँगे। डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड एनालिसिस ऑन डाटा, डाटा पे एनालिसिस करेंगे और फिर कंक्लूजन देंगे, ठीक है? जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने लिया था कि दलित वुमेन जो थी जो सॉरी जो दलित हैं वो अलाउड नहीं थे एजुकेशन लेने के लिए। तो क्यों नहीं थे? ये हमारी प्रॉब्लम है कि दलित को जो थी एजुकेशन लेना अलाउड नहीं थी पुराने टाइम पे, ठीक है? तो क्यों नहीं थी? चलो उसकी हाइपोथेसिस बनाएँगे कि इसलिए नहीं थी। फिर उससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि अच्छा नहीं थी, तो क्या-क्या डाटा हमें मिला है? क्या-क्या सोर्स हमें मिला है? डाटा कलेक्शन में आ जाता है ना आपके प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो डाटा कलेक्शन हो जाएगा कि इसमें ये सोर्सेज़ हमें मिले हैं, इससे डाटा हमें कलेक्ट हुआ है। कि ये जो बताता है कि इसलिए नहीं थी। फिर उस डाटा पे हम एनालिसिस करेंगे, जो हमें मिला है वही सेम चीज़, और फिर उसके बाद में हम अपना रिज़ल्ट जो है वो शो करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो है सिर्फ फैक्ट्स और डाटा का ही एक्यूमुलेशन नहीं है, लेकिन एक फ्लोइंग और वाइब्रेंट रिपोर्ट भी है, ठीक है? ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये पी गलत है, ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स का एक फ्लोइंग और वाइब्रेंट रिपोर्ट है, जीती-जागती रिपोर्ट है ये हिस्ट्री की, ठीक है? ये इट इज़ अ डिस्कवरी ऑफ द डाटा, जो डाटा है उसकी डिस्कवरी है ये। हम इसमें क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं इवेंट्स का, उनके डेवलपमेंट का, एक्सपीरियंस का जो पास्ट में बीत चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज़ ऑफ डाटा, भी मैंने आपको बताया डाटा के 2 सोर्सेज़ हैं, प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी सोर्स। तो जो प्राइमरी सोर्स है, वो क्या है? इट इज़ वन प्रिपेयर्ड बाय द इंडिविजुअल हू वाज़ अ पार्टिसिपेंट इन डायरेक्ट विटनेस टू इवेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या है? कि ये एक ओरिजिनल फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड है जो हमें मिला है, ठीक है? फ्रॉम द पास्ट। जैसे कि वो किसी की ऑटोबायोग्राफी भी हो सकती है, फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, ओरल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, रेलिक्स एंड रिमेन्स हो सकते हैं, ये आपका प्राइमरी सोर्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बाबरनामा। बाबरनामा क्या है? ऑटोबायोग्राफी है ना, ठीक है? तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया कि वो हमें मिला है, ठीक है? वो आज के टाइम पे थोड़ी ना इजाद हुआ है, वो हिस्ट्री में जा चुका है। वो एक बाबर ने लिखा था बाबरनामा, उसकी खुद की बायोग्राफी थी बाबरनामा, ठीक है? तो ये एक प्राइमरी रिसोर्स हो गया जो हमें मिला है। ओके, नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी सोर्स। अब सेकेंडरी सोर्स क्या होगा? वो ऐसा सोर्स है जो कि क्रिएट होता है आफ्टर द इवेंट और डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, ठीक है? ये जो इवेंट जो बीत चुका है पास्ट में, उससे जो डिराइव हुआ है, ठीक है? जो सेकेंडरी सोर्स हो गया, जो कि प्राइमरी सोर्स से जो है वो डिराइव हो रहा है सेकेंडरी सोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है, जैसे कि अभी मूवी आई थी ना पद्मावती, तो पद्मावती जो है ये है उस मूवी, जो उसमें जौहर का जो इवेंट दिखाया है आपका, जौहर का, है ना? जो वो सीन दिखाया है, वो किसने लिखा है? वो जिसने भी मलिक मोहम्मद जैती ने जो लिखा है, वो का जो सेकेंडरी सोर्स है, वो किसने लिखा है? वो उस पोएट ने लिखा है जो कि 250 साल बाद लिखा है। तो वो जो प्राइमरी सोर्स जो है इसका नहीं है, जौहर जो हुआ था इवेंट, इसका कोई प्राइमरी सोर्स नहीं मिला था कि हुआ था, कहाँ हुआ था, कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या मिला है? हमें उसका सेकेंडरी सोर्स मिला है। सेकेंडरी सोर्स कैसे मिला है? जो पोएट है, उसने क्या मिला है? उसने उसके ऊपर जो है कविता लिखी थी, उस जौहर इवेंट पे। तो वो सेकेंडरी सोर्स हो गया जो कि 250 साल पहले जो है, जो इवेंट हुआ था, उस पे लिखा गया था। जो प्राइमरी सोर्स है वो उसका जो होता है डायरेक्ट कनेक्शन होता है उस इवेंट के साथ और पर्सन के साथ। लेकिन जो सेकेंडरी सोर्स होता है उसका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता। सोर्स इंडिपेंडेंट होती है। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स डिपेंडेंट होती है, जो कि प्राइमरी पे डिपेंड करती है। ठीक है? सेकेंडरी सोर्स के एग्जांपल्स जैसे कि हो गए आपके ये बायोग्राफीज़ हो गई। ठीक है? ऑटोबायोग्राफी तो आपका प्राइमरी सोर्स हो गया, उसने खुद ने लिखी है जीते जागते इंसान ने। लेकिन बायोग्राफी क्या होती है? कोई और लिखता है ना, तो वो प्राइमरी सोर्स पे डिपेंड हो गया। तो बायोग्राफी सेकेंडरी सोर्स हो गई, एनसाइक्लोपीडिया हो गई, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हो गए, जर्नल, मैगज़ीन जो भी हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, वो सारे सेकेंडरी सोर्स है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हो गई, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ छप के आ रही है, वो सारा क्या है? सेकेंडरी सोर्स में आता है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हो गया आपका क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और एक होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। अब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो होता है ये लोअर क्रिटिसिज्म होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सोर्स मटेरियल जो है वो उसकी कितना ऑथेंटिक है, कितना जेन्युइन है। ठीक होता है, इट इज़ टू सेव द रिसर्चर फ्रॉम बीइंग द विक्टिम ऑफ फ्रॉड। उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए तो उससे रिलेटेड होता है। उसमें रिसर्चर जो है उसके पास एक अच्छी हिस्टोरिकल और अच्छी क्रोनोलॉजिकल सेंस होती है इसमें।
और टूल्स एंड टेक्निक्स जो जैसे इसमें यूज़ होती है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में, वो होती है जैसे कार्बन डेटिंग हो गई, इंक हो गई, मेटल, स्टोन, वुड, पेंट, ये सब इसमें यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। लेकिन इंटरनल क्रिटिसिज्म में क्या होता है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी और वर्थ ऑफ द कंटेंट ऑफ सोर्स मटेरियल। मैं इसका भी एग्जांपल देती हूँ आपका। जैसे कि मान लो कहीं ज़मीन में से बुद्धा स्क्रिप्ट्स निकले, ठीक है? मान लो एग्जांपल है, ठीक है? कि बुद्धा स्क्रिप्ट्स निकले, तो कोई बंदा क्लेम करता है कि भई मेरे यहाँ पे जो है ज़मीन में से बुद्धा की स्क्रिप्ट्स निकली हैं, तो हम चेक करेंगे कि वो जेन्युइन है या नहीं है। हम क्या चेक करेंगे कि वो जेन्युइन है या नहीं है, कि वो असली है या नहीं है। तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल, ठीक है? कि हम उसकी जेन्युइनिटी जो है वो चेक करेंगे। लेकिन उसके बाद में हम उसका जेन्युइनिटी के बाद कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है वो तो ठीक है। लेकिन उस स्क्रिप्ट की हम वो भी चेक करेंगे ना कि वो कितना वर्थ है, कि उसमें कुछ काम की बात है भी या नहीं है। उसमें जो बुद्धा की सेइंग्स हैं या नहीं है, उसने जो नॉलेज उसमें दी है वो सच है या नहीं है। उसकी जेन्युइनिटी, उसकी जो है वर्थ चेक करेंगे। अब वो कितना वर्थ है वो हो गया आपका इंटरनल। जैसे उसमें हम वैलिडिटी चेक करेंगे, उसकी कितना क्रेडिबल है वो, कितना उसमें जो है कितना वैलिड है, वो चीज़ जो निकली है बुद्धा स्क्रिप्ट है वो कितनी वैलिड है, ठीक है? हम उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। तो वो हो गया आपका इंटरनल सोर्स। इसमें रिसर्चर्स जो हैं काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं एक साथ इंटरनल के अंदर, और एक्सटर्नल के अंदर जो होता है रिसर्चर्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट की और इनकी हेल्प लेते हैं, कार्टोग्राफ्स की, लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इनकी हेल्प लेते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में, ठीक है? लेकिन इंटरनल सोर्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो रिसर्चर है वो उनका आपस में ही कोलैबोरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाओ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो क्वेश्चंस होंगे वो ये होंगे कि कि कैसे जो है, फॉर मैंने इसमें एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, अभी जो प्रेजेंट में जो चीजें हैं, जो करंट सीन में है, उस पे जो है क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है अभी करंट एजुकेशन सिस्टम पे कैसा इफेक्ट डाल रही है। तो ये आपका हमारा प्रेजेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? और वुमेन जो है अभी जो है आज की डेट में, इसका पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है, इसका प्रेजेंट से लेना देना है, ठीक है? प्रेजेंट में अभी जो सीन है वो क्यों है, कि जो अभी आज की डेट में वुमेन जो है अपनी वुमेन होने का जो है मिसयूज़ कर रही है, उसका पावर का मिसयूज़ कर रही है। वुमेन कार्ड जो है ये रोल ये विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले कर रही है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। अब इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है एक तरह की रिसर्च है जो कि डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप और फिनोमेना। इसमें क्या होता है कि जो करंट सिचुएशन है, उसके फैक्ट्स, जो अभी जो फैक्ट्स हैं, जो करंट सिचुएशन है, जो करंट प्रॉब्लम है, उसको वो फ़ोकस करता है। अच्छा, इसमें ना आप देखोगे कि आपकी जो भी आपने जो पढ़े हैं बीएड में अपने, कि पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, ये सारे के सारे जो हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है ना? इसमें क्या-क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, इट इन्वॉल्व्स द कलेक्टिंग डाटा। हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं किसके किसके थ्रू, सर्वेस लेके हैं, सर्वेस लेते हैं, क्वेश्चनर्स के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ठीक है? और उनको फिर एनालाइज करते हैं, उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। पहले हमें प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि करंट प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जिसमें कि जो अभी करंट जो उस पे और रिसर्च जो हुई हुई है, ठीक है? जैसे कि जर्नल्स हम विज़िट करेंगे, अलग-अलग रिसर्चर्स की जो जर्नल्स होते हैं हम उनको देखेंगे कि उनके बारे में जो है क्या रिव्यूज़ आए हैं, वो हो गया लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में जैसे कि रिसर्चर जो होता है अ, वो स्टडी करेगा इसमें जो लेटेस्ट जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स होंगे, ठीक है? आर्टिकल्स होंगे, बुक्स होंगे, न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स, जर्नल्स, ये सारे के सारे जो भी हम जो है लेटेस्ट जो रिसर्चर स्टडी करेगा समझने के लिए दूसरे ऑथर्स की राय क्या है, उनका परसेप्शन क्या है इस पर्टिकुलर इश्यू पे, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, उनकी राय भी मैटर करती है ना। तो वो जब वो स्टडी करेगा, उसको रिव्यू करेगा, उसको बोलेंगे रिव्यू लिटरेचर, ठीक है? सिलेक्ट पार्टिसिपेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब है इश्यू में फोकस क्या-क्या करना है। इसके अंदर हमें जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें क्या-क्या फोकस करना है। जैसे कि एग्जांपल था वुमेन कार्ड है, ठीक है? वुमेन कार्ड वाला एग्जांपल, कि वो लड़कियाँ जो हैं वो डॉरी लॉज़ का जो है मिसयूज़ कर रही हैं, ये एक इश्यूज़ है। तो उसमें फोकस क्या-क्या करना है उसके, व्हाट इज़ द डॉरी लॉ क्या है? व्हाई इट इज़ ब्रॉट एंड हाउ इट इज़ मिसयूज्ड,
मिसयूज्ड इन करंट सिनेरियो, करंट सीन में अभी इसका कैसे जो है मिसयूज किया जा सकता है, और उससे रिलेटेड जो मिसयूज केसेस हैं जो आपने अभी जो न्यूज़ में देखे होंगे उससे रिलेटेड हम केसेस लेके आएँगे। तो वो सारे हम फोकस करेंगे इस चीज़ के अंदर। डाटा कलेक्शंस जो हैं, अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हो गए आपके जुडिशरी, जुडिशरी का उसमें क्या है, जजेस ने जो है क्या राय दिया है, क्या फैसले दिए हैं उस पे डोरी केसेस में, तो ये सारा जो है ये फोकस करेंगे हम पर्टिकुलर किसी चीज़ पे। डाटा कलेक्शन में वही है कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसे कि डॉरी के केस में जैसे कि हम सारे केसेस पे जाके हम देखेंगे, जितने भी जो पुराने जो करंट ईयर्स हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर्स का उठा लो, तो उसमें जो है कितना हस्बैंड्स ने सुसाइड किया है, फैमिली कितनी उनको कितना गिल्टी फील कराया गया है, एलिमनी इश्यूज़ ये सारे हम उठाएँगे और सारे केसेस को हम अच्छे से स्टडी करेंगे, वो हम डाटा जो है वो कलेक्ट करेंगे इससे रिलेटेड। तो ये हो गया आपका डाटा कलेक्शन। उस डाटा को एनालिसिस करेंगे थ्रू इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच से, ऑब्जर्वेशन से, इंटेलिजेंस से, ठीक है? रिसर्च की जो नॉलेज है उसमें वो रोल प्ले करेगी। तो ये सारा डाटा एनालिसिस हो गया। अब जो रिपोर्ट कंक्लूजन्स हैं, रिपोर्ट कंक्लूजन्स में क्या होता है उसमें जो है थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट थिंकिंग, इसमें थिंकिंग रिफ्लेक्ट होएगी रिसर्चर की। रिसर्चर जो है वो भी प्रोवाइड करेगा समरी ऑफ द प्रॉब्लम और एनालिसिस, और जो भी उसको अगर सजेशन देने हैं उससे रिलेटेड पहले वो उसका अपना खुद का जो क्या थिंकिंग है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है, जैसे मान लो डॉरी केस है, ठीक है? वुमेन विक्टिम कार्ड वाला है, उस इश्यू पे जो है रिसर्चर का क्या व्यू पॉइंट है कि वो क्या कहता है, वो अपनी भी तो राय देगा ना कुछ लास्ट में, कंक्लूजन में, सारा पुराना थोड़ा ना निकाल के दे देगा। ठीक है? तो डाटा के बाद एनालाइज़ करेगा, उसके बाद अपनी खुद की थिंकिंग वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसका खुद का जो है व्यू पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? और उसके बाद उसको सजेशन भी तो प्रोवाइड करेगा, सजेशन प्रोवाइड करेगा। मैंने बताया था, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम लास्ट में सजेशन भी देंगे, हैंड टू हैंड जो है वो लास्ट में सजेशन भी प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया आपके स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें हम प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमारी उसमें क्या-क्या आता है कि व्हाट से रिलेटेड, कि क्या है, व्हेन क्यों हुआ, वेयर कहाँ हुआ, ठीक है? कि क्या है, प्रॉब्लम क्या है? कि अभी जैसे मान लो वुमेन कार्ड वाला है कि प्रॉब्लम क्या है कि लड़कियाँ जो है मिसयूज़ कर रही है अपने पावर्स का। तो वो व्हाट प्रॉब्लम क्या हो गई, कब हो गई, व्हेन कि कब हो गई, उसके लिए हम डाटा देखेंगे, वेयर कहाँ हुई, ठीक है? तो ये सारी जो है इसका आंसर्स हमें इससे मिलता है। डन इन नेचुरल सेटिंग्स, अब ये जो है नेचुरल सेटिंग्स में ही हो जाती है। आपको जो है इसमें एक जो ये है कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इसमें हमें हिस्ट्री पता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। You can get the best results from the descriptive research by taking to the people। हम लोगों को सर्वे करके, उनको ऑब्जर्व करके, उनका इंटरव्यू लेके जो है एक नेचुरल सेटिंग में ही हम जो है ये डाटा जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं। नो कंट्रोल और इंटरफेयर विद द वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये दोनों तरीके से कलेक्ट की जा सकती हैं डाटा जो है। क्वालिटेटिव भी हम कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि, और क्वांटिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव कैसे, जो हमारे जो उससे रिलेटेड जो रिसर्च हुई है पास्ट में हम उससे जाके यहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च भी आ गया ना, ठीक है? तो देखो हम जो पुराना डाटा है उससे भी 10 सालों में क्या-क्या हुआ है, 10 इयर्स में जो है क्या-क्या जो है उससे रिलेटेड जो हमें डाटा मिला है वो हो गया क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोगों का सर्वे ले सकते हैं, ठीक है? और उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सारा हो गया हमारा क्वालिटेटिव कलेक्शन। ओपन्स द डोर फॉर द फ्यूचर रिसर्च, और ये जो है डोर ओपन कर देता है हमारे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में टूल्स जो कि यूज़ होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए। अब क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई थी अभी, जैसे सर्वेज़। इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है वो 3 पढ़ने हैं, सर्वेज़ पढ़ने हैं, ऑब्जर्वेशन होती हैं और केस स्टडीज़ होती हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट है, बाकी भी हो जाती हैं। ऐसे कि चेकलिस्ट के थ्रू जो है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, पोर्टफोलियोज़ यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनर बना के दे सकते हैं। किसी का इंटरव्यू लेके हम जो है उस पर्टिकुलर इश्यू को जो है उसपे हम उनका व्यू पॉइंट ले सकते हैं। सर्वेस के थ्रू क्या होगा, जैसे सर्वे रिसर्च जो है एक ब्रीफ इंटरव्यू है, कन्वर्सेशन है विद अ सेट ऑफ प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस अबाउट अ टॉपिक। तो ये अच्छा सर्वे भी बहुत टाइप के होता है, जैसे कि स्कूल सर्वे होता है, सोशल सर्वे होता है, जॉब एनालिसिस होती है, पब्लिक ओपिनियन सर्वे होता है, इसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं सर्वेस के अंदर। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है वुमेन कार्ड वाला, तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम जा जाके अलग अलग महिलाओं से उनसे बात करेंगे, ठीक है? उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे कन्वर्सेशन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनसे रिलेटेड उनसे एक क्वेश्चनर हम दे सकते हैं, उनको बना सकते हैं, ठीक है? तो एक प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस का सेट होगा, वो हम उनसे, एक सर्वे तो आपको पता ही होगा, पढ़ा है आपने कि बस टाइप ऑफ एक प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं अबाउट द रिलेटेड टॉपिक, जिसमें कि हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों के व्यू पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकती है।
और इसमें क्या होगा, फॉर्मल जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी वो काफ़ी प्लानिंग के साथ की जाती है, वो रिकॉर्डेड होती है, उसका जो है रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है फॉर्मल में। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो प्लानिंग नहीं होती, वो अचानक से हो जाती है। हम एक जैसे कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? उसमें कोई रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता। ऑब्जर्वेशन जो होती है वो वैसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है? और हम जो है ऑब्जर्वेशन जो है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऑब्जर्वेशन का एडवांटेज क्या है, कि ऑब्जर्वेशन में हम बायसनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसमें बायसनेस नहीं होगी और अगर इसको फॉर्मल टूल की तरह यूज़ किया जाए, तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, ठीक है ना? लेकिन अगर इसका डिसएडवांटेज क्या है ऑब्जर्वेशन का, कि हम 3 से 4 लोगों के ऊपर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं एट अ टाइम। हम बहुत सारे लोगों के लिए मास, मतलब कि जब लोग ज़्यादा हों, ठीक है? बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए ये अनसक्सेसफुल है, इसमें हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्ज़र्व हम कितना करेंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोगों को ऑब्ज़र्व कर पाएँगे, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए ऑब्ज़र्वेशन कामयाब नहीं है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। ओके, नेक्स्ट इज़ केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ क्या होते हैं कि केस स्टडीज़ क्या होते हैं कि केस स्टडीज़ जो होती हैं ये काफ़ी डिटेल्ड स्टडी होती है। ये इन डेप्थ स्टडी है। देखो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ द स्पेशल केसेस, कि जैसे कि वुमेन कार्ड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसके अंदर क्या होगा, अब इन डेप्थ स्टडी होगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? जाके हम हिस्टोरिकल रिसर्च करो अब, ठीक है? इन डेप्थ स्टडी होगी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की और पर्सन की या सिचुएशन की। जैसे कोई लड़की कह रही है, कोई 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 केस आया हस्बैंड का कि उसके साथ जो है टॉर्चर हो रहा है, तो अब जाके अब उन उसमें हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? जो है ये स्पेशल केसेस के लिए होता है फॉर अ रीजन, ठीक है? पोर्टफोलियोज क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर तो आपको पता ही है। और ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे आते हैं तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्वेश्चंस आएंगे, कैसे जो है, हाउ डज अ सॉइल अफेक्ट जर्मिनेशन, ये तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, जिसमें एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो, ठीक है ना? और कि सॉइल जो है कैसे जर्मिनेशन पे अफेक्ट करता है, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये रिसर्च के क्वेश्चंस हैं कि छोटे मोटे, ठीक है? तो इस पे एक्सपेरिमेंट्स पे ये बेस्ड हो है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है ये एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन में की जाती है, ओके? और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वाइडली इम्प्लीमेंटेड इन दी एजुकेशन। इसको हम जो है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में, साइकोलॉजी, सोशल साइंस में, फिजिकल साइंसेज में, हर जगह ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये यूज हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, कैलकुलेशंस पे बेस्ड होती है, कंपैरिजन होता है, इसमें लॉजिक लगता है, इसमें आपके कोई इमोशन इमोशन या वो सब इसमें अप्लाई नहीं होगा। रिसर्चर्स जो होते हैं इसमें वो क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है? एंड परफॉर्म द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे वैसे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है और एक और होता है इंटरवेनिंग, इन इंटरवेनिंग, ठीक है? इंटरवेनिंग वेरिएबल्स भी होते हैं। सो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर, वेयर एज डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑब्जर्व्ड बट नॉट मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ही हम इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको ना वो कंट्रोल होगा ना वो हमारे हाथ में होगा, उस पे सिर्फ इफेक्ट होगा किसका, इंडिपेंडेंट का, ठीक है? डिपेंडेंट है क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये चेंज होगा क्यों, क्योंकि ये चेंज होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जब हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट होगा, इसलिए ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मैंने आपको एग्जांपल दिया है पेवलोव के कुत्ते का, ये आपने पढ़ा होगा बीएड के अंदर, इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च किया है पेवलोव ने, कि ये आपको पता होगा कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक स्टिमुलस वेरिएबल है, ठीक है? इट इज मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। ये मैंने बताया आपको, एक्सपेरिमेंटर कंट्रोल करता है इसे। फॉर एग्जांपल बेल रिंगिंग, ये जो बेल है, जो बेल रिंग हो रही है, घंटी बज रही है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डॉगी है, डॉगी का जो सलाइवा जो निकल रहा है, दिस सलाइवा, सैलिवेशन जो है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, जो सलाइवा जो निकल रहा है वो इस बेल पे डिपेंड कर रही है। जब बेल बजती है, जब उसको खाना देते हैं, ठीक है, जब फूड देते हैं तो फूड को देख के जो है उसके मुंह से पानी निकलता है। तो ये जो बेल बज रही है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? घंटी हम बजा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो है डॉग का जो सैलिवेशन हो रहा है, जो सलाइवा निकल रहा है, ये डिपेंडेंट हो गया, बेल पे डिपेंड कर रहा है। इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया मेडिएटर वेरिएबल,
ये इनके बीच में, दोनों के बीच में जो है ये मीडिएटर का काम करता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कितने टाइप्स के जो है वेरिएबल्स और कौन से देखने को मिलेंगे। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल के अलावा। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ही बोलेंगे उन्हें, क्यों? क्योंकि मैं इसको इस वेरिएबल को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। जैसे कि मान लो एक रोबोट है, उसने एक स्टडी कंडक्ट करी और उसने देखा कि कैसे जो है लैक ऑफ स्लीप, इसको ध्यान से सुन लो एग्जांपल से, इससे आपको तीनों वेरिएबल्स जो है क्लियर हो जाएंगे एक ही बारे में। मान लो उसने लैक ऑफ स्लीप को एग्जामिन किया कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो नींद है वो खराब हो रही है। ठीक है। ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए वो क्या है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, स्टूडेंट्स। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ स्लीप। स्लीप, जो स्लीप है आपकी, वो क्या हो गई, आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। इसको ही हम मैनिपुलेट करेंगे, इसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा, कॉलेज स्टूडेंट्स को अफेक्ट होगा, उनको नींद आएगी, क्लास के अंदर की परफॉर्मेंस लो होगी। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिपेंड कर रहा है किस पे, अपनी नींद पर। ठीक है। और स्लीप क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर स्लीप अच्छे से लेंगे, अच्छे से सोएंगे, तो क्या होगा, हम अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे इंटरवेनिंग वेरिएबल पे। ओके, इन दिस स्टडी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कुड इंक्लूड अदर फैक्टर्स, जैसे कि जो स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि अच्छा, अब ये जो नींद इनकी पूरी नहीं हो पा रही है, बच्चा जो है ठीक से सो नहीं पा रहा है, वो किस वजह से नहीं सो पा रहा है, कोई तो रीजन होगा जिस वजह से तो सो नहीं पा रहा है। जैसे कि या तो बाहर बहुत तेज आवाज है, लाउड डॉर्मेंट्री है, या वहाँ पे कोई स्मोक डिटेक्टर मैन फंक्शन है वन नाइट, एंड बच्चे जो है रात को जाग जाते हैं। ठीक है। इस वजह से ये सारे क्या होंगे, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गए, इनको हम इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये इंटरफेयर कर रहा है इसके बीच में। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो बच्चे हैं उनकी जो स्लीप जो खराब हो रही है, नींद खराब हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, इन फैक्टर्स की वजह से हो रही है। जो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसी को हम बोलेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ठीक है। तो जो रॉबर्ट है, उनका टीचर है, वो उनको बोलेगा कि भाई बच्चों, एक काम करो, तुम कोई शांत जगह पे जाके सो जाओ, ऐसी जगह पे सो जाओ जहाँ पे नॉइज कम हो। तो नॉइज जो होगी वहां पे, वो क्या हो गई, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो अफेक्ट कर रहा है इसको, इंटरवेनिंग वेरिएबल को और डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है। कि वो क्या कर रहा है, इनके बीच का लिंक है, जिस वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हो गया कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अच्छा, मैंने ये भी लिखा हुआ है कंफाउंडिंग वेरिएबल भी, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाना चाहूंगी। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, जैसे लीला एक मान लो एक रिसर्च असिस्टेंट है, और वो स्टडी कर रही है कि कैफीन इनटेक, ये जो कैफीन लेते हैं उसके इनटेक से क्या होता है, बंदे की जो हार्ट रेट है वो उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, कैफीन एंड हार्ट रेट। अब कैफीन जो है यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल है, और हार्ट रेट क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। हार्ट रेट चेंज हो रही है, किस वजह से चेंज हो रही है, कैफीन के इनटेक की वजह से। तो ये हार्ट रेट डिपेंड होगी कैफीन पर, कि कैफीन अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो हार्ट रेट जो है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही बताया है। अच्छा, वो क्या करती है, वो लोगों को, अब यहाँ तक तो आपको मालूम चल गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब क्या करती है लीला, वो, उसने बहुत सारे लोग थे, ग्रुप में बैठे हुए थे, और उसने क्या किया, कुछ लोगों को जो है कैफीन की जगह वाटर दे दिया मिला के। कैफीन की जगह क्या दे दिया, वाटर दे दिया। तो क्या होगा, सम ऑफ द एडल्ट्स इन हर ग्रुप, वो उनको आदत होगी हैबिचुअली ड्रिंक कॉफी, कॉफी पीने की उनको आदत होगी सुबह, और उनको जो है अनवेल फील होगा व्हेन दे डोंट ड्रिंक कॉफी। ठीक है। उनको कॉफी पीने की आदत है। ठीक है। और अगर वो कॉफी नहीं पियेंगे तो उनको ठीक महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी, जो उनकी जो पीने की आदत है, हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी, वो एक कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गई, क्योंकि जो उनकी हैबिट है, पीने की आदत है, वो क्या होगी, कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गया। So in Lila's experiment, since it influences both the dependent and independent and dependent and outcome of the study. अब यहाँ पे जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है, जो हैबिट है ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी, ये भी अफेक्ट कर रहा है इन दोनों को। ठीक है। अगर पियेंगे तो भी अफेक्ट होगा, नहीं पियेंगे तो भी अफेक्ट होगा। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैं आप देख लीजिए। एक तो है कंट्रोल, मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब
क्या है कंट्रोल? वही है कि एक्सपेरिमेंटर ट्राइज टू कंट्रोल और मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल मैंने आपको बता दी है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे रॉबर्ट ने अपने स्टूडेंट्स को बोलेगा कि भाई क्वाइट और पीसफुल जगह पर जाके सो जाओ, ठीक है, ताकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अफेक्ट ना हो। तो वो हो गया कंट्रोल करना, ठीक है। मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं उसमें, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को ही हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसका स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या-क्या स्टेप्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, पहले हम कोई प्रॉब्लम है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले हम वही, हमेशा हमारा यही रहता है पहला पॉइंट हर स्टेप में, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, डिस्क्रिप्टिव हो, एक्सपेरिमेंटल हो। हमारे पास सबसे पहले क्या रहती है, एक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। फिर सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ द डिजाइन, हम डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे। डाटा का एनालिसिस करेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन अपनी जो है रिफ्लेक्शन जो है वो शो करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अप्रोचेस ऑफ द रिसर्च, जिसके अंदर आपकी 2 चीजें आ जाएंगी, एक तो क्वांटिटेटिव रिसर्च आ जाएगी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आ जाएंगी।